हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं रितु अग्रवाल आपको करवाऊंगी हिस्ट्री। मुझसे जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब सेशन रहता है शाम को 7 बजे, जिसके अंदर हम हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये अलग बात है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं, साथ ही साथ हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं आपको हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग वे में करवा सकती हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़ी हर अपडेट, मतलब आपके सब्जेक्ट से जुड़ी अपडेट जो है हिस्ट्री विद रितु मैम, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ देखते हैं, क्लास में चलते हैं कि मैम क्या करवा रही हैं, कैसी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, क्या टॉपिक करवा रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। बहुत टाइम बाद, आई थिंक शायद 2-3 दिन हो गए हमें लाइव आए, तो चलो कोई बात नहीं। लास्ट टाइम हम लाइव आए थे और उसके बाद हमारी क्लास ही नहीं लगी, कभी लाइट इशू रहता है तो कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। चलो कोई बात नहीं, जब आए देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को खराब नहीं करते हुए। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी को पता है सीटेट का एग्जाम है आप सभी का, तो यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो याद रखिएगा, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि जितने भी स्टूडेंट लाइव बैठे हैं, मैं जानती हूँ सभी ने ये टॉपिक किया हुआ है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन सभी ने किए होते हैं, टॉपिक आप सभी ने किया होता है, लेकिन जब एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तब हम थोड़ा पजल हो जाते हैं। तो इसी पजल को हम दूर करने आए हैं और आज हम क्वेश्चंस को करने आए हैं। तो चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चंस बहुत इजी है नो डाउट, लेकिन हमें इसके अंदर का कॉन्सेप्ट को समझना है कि अंदर का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है। क्लियर? तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले यही कहना चाहूंगी, जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी आपके भाई बंधु साथी संगी, जितने भी आपके फ्रेंड्स और नॉन में हैं, वो आप तक, उन तक आप इस सेशन को पहुंचा सके। क्लियर? तो चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके सामने है कि भारत का पहला अस्पताल और हर्बन गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था। भारत का पहला हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर स्वामी एंड धनवंतरी। जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। जो भी लाइव बैठे हैं ना भाई, अपनी आंख, कान, नाक, मतलब सब कुछ जो है अपना इस तरह से रखा करो कि यार क्वेश्चन जैसे ही आएगा हम झट से इसका जवाब दे देंगे। तो जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि हमें वही करके दिखाना है जो नहीं हो सकता। हमें वही करके दिखाना है जो नहीं हो सकता, तो वो हमें करके दिखाना। तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि भारत का पहला अस्पताल और हर्बन गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम बात करें अशोका की, तो आप सभी को पता है मौर्य एम्पायर का शासक है अशोका। अपने पिलर एडिक्ट्स के लिए, अभिलेखों के कारण, अपने कलिंग युद्ध के कारण बहुत ज्यादा फेमस है। अपने धर्म के लिए बहुत फेमस है, जो बौद्ध धर्म का न्याय था, इसमें कोई शक नहीं है। कलिंग युद्ध आप सभी को पता है, इतिहास का, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है वो कलिंग युद्ध, जिस युद्ध के बाद एक राजा ने अपनी तलवार को म्यान में डाल दिया था, ये वो है मौर्य अशोका, द ग्रेट अशोका। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य एम्पायर का क्या था, संस्थापक था। मौर्य एम्पायर भारत का पहला एम्पायर, मौर्य एम्पायर, भारत के पहले एम्पायर की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी सहायता से की थी, चाणक्य से की थी। अगर आप क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं तो हम यही देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारत के पहले एम्पायर का संस्थापक है, और एक तरह से देखा जाए तो इतिहास की जो शुरुआत होती है, ऐतिहासिक इतिहास की शुरुआत जो होती है वो इसी के द्वारा होती है। किसके द्वारा? इसने उस पंजाब की उस सीमाओं को जीता जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको जीतने के लिए जो है मुगल जो है तड़पते रहे थे। आज अगर आप देखिए, जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, पाकिस्तान वाला जो भारत से डिवाइडेड हुआ है, जो अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इसको भारत में किसने शामिल किया था, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने तो शामिल किया था। हालांकि ये डिवाइड हो चुका है, भारत का विभाजन हो चुका है, लेकिन जब हमारा विशाल भारत था, जब एक अखंड भारत था, उस टाइम पर ये जो अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान, ये जो सारे एरिया किसने शामिल करवाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से तो हुए थे। हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, ये सारी
चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से हुई थी। क्लियर, बात समझ में। अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी की, तो आप सभी को पता है जैन धर्म की रियल वास्तविक संस्थापक हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। जैन धर्म के क्या है? 24वें तीर्थंकर हैं एंड रियल फाउंडर हैं। क्या है? रियल फाउंडर हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। क्लियर, बात समझ में। अगर आप बात करते हैं धन्वंतरि के, आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होता तो ध्यान रखिएगा। आपने चंद्रगुप्त सेकंड का नाम सुना होगा, जो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन था? धन्वंतरि था। कौन था? धन्वंतरि था, जो क्या था? एक डॉक्टर था, एक वैद्य था। क्या था? एक वैद्य था। क्या था? वैद्य था, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक था। आयुर्वेदिक चिकित्सक था, मतलब होम्योपैथिक था। होम्योपैथिक नहीं कह सकते, होम्योपैथिक तो अलग होता है, आयुर्वेदिक था। बात समझ में आई? आयुर्वेदिक था, वैद्य था। लेकिन आप इससे ये मत कह दीजिएगा कि धन्वंतरि ने गार्डन बनाया था। आप ये मत कह दीजिएगा कि धन्वंतरि ने क्या बनाया था? गार्डन बनाया था। गार्डन सबसे पहले किसने बनाया था भाई? हॉस्पिटल किसने बनाया था? सबसे पहले अशोका ने बनाया था। किसने बनाया था? अशोका ने बनाया था। क्यों? आप याद कीजिए स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था? अशोक के कितने 14 शिलालेख हैं। अशोक के कितने हैं? 14 शिलालेख हैं। अशोक के कितने रॉक एडिक्ट्स हैं? 14 रॉक एडिक्ट्स हैं। बात समझ में आई? तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर आप ही देखिए, जो अशोक का जो दूसरा रॉक एडिक्ट्स है, अशोक का जो दूसरा शिलालेख है, आप सभी को पता है ना अशोक के कितने शिलालेख है? 14 शिलालेख है, जो हमें कितनी जगह से मिले? 8 जगह से मिले हैं। इसमें जो दूसरा अशोक का जो शिलालेख है, उसमें इसने क्या कहा है? मनुष्य के लिए और पशुओं के लिए क्या खोले हैं? हॉस्पिटल खोले हैं। इस शिलालेख में, इस स्टोन एडिक्ट्स में क्या लिखा हुआ है? इस स्टोन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि मैं पशुओं के लिए और किसके लिए? जो मनुष्य है, जो मानव है, जो इंसान है, उनके लिए क्या खोलता हूँ? हॉस्पिटल खोलता हूँ। ये बात उसमें कही गई है। तो भारत का पहला हॉस्पिटल किसने खोला था? अशोका, द ग्रेट अशोका ने। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्लियर, बात समझ में आई? किसी भी तरह की दिक्कत, समस्या, एनी डाउट किसी भी तरह का? क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? अशोक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए बच्चों कि कौन कौन से जो शासक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार एंड दशरथ। देखिए स्टूडेंट, आप सभी इसको देख के बता सकते हैं कि भाई अशोक तो आएगा ही आएगा इसका आंसर, आप सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है। अशोक तो जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कंफ्यूजन आपको यहाँ पर क्रिएट होगी कि चंद्रगुप्त था, बिंदुसार था कि दशरथ था। तो आप सभी को मैं बता दूं, जो चंद्रगुप्त था, आप सभी को याद होगा, जब मैंने आपको चंद्रगुप्त करवाया था तो आपको याद होगा चंद्रगुप्त ने अपने लास्ट टाइम में जैन धर्म को अपना लिया था। याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने फास्टिंग की थी, व्रत किया था, उपवास किया था और अपने जीवन को त्याग दिया था। मतलब कि क्योंकि जैन धर्म के अंदर क्या है, अगर आपको मरना है, मतलब मोक्ष प्राप्त करना है, तो आप फास्टिंग कर दो, खाना पीना छोड़ दो, तो आप क्या कर सकते हो? मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन धर्म को अपना लिया, चलो ये पत्ता ही कट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिंदुसार की, तो बच्चों बिंदुसार ने एक नया धर्म अपनाया था जिसे हम क्या कहते हैं? आजीवक कहते हैं। क्या कहते हैं? आजीवक कहते हैं। तो बिंदुसार भी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि बिंदुसार ने आजीवक को अपनाया था। चंद्रगुप्त हो नहीं सकता क्योंकि इसने जैन धर्म को अपनाया था। अब अगर हम बात करते हैं दशरथ की, तो अशोक का जो पोता था, ये पोता है, अशोक का पोता कौन है? दशरथ है। ठीक है, दशरथ ने सेम अशोक के काम पर ही काम किया था। उसने भी जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसी तरह से दशरथ ने भी बौद्ध धर्म को ही अपनाया था। तो ये दोनों ही इसके क्या रहेंगे? आंसर रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा कि अशोक ने भी, आप सभी को पता है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये महात्मा बुद्ध की जो जन्मस्थली है वहां पे गया था, उसकी यात्रा की थी। इसके अलावा दशरथ ने भी जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये दोनों ही आंसर जो है इसके सही है। 2 और 4 इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्लियर, बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अशोक के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। लेकिन हम इस क्वेश्चन की तरफ ना जाके सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको पता है कि बौद्ध काउंसिल कितनी हुई थी? 4 हुई थी। कहाँ कितनी हुई थी? 4। पहली जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में।
में। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। राजगृह में किसके टाइम पे? अजात शत्रु के टाइम पीरियड में। किसके टाइम पे? अजात शत्रु के टाइम पीरियड में। अजात शत्रु के टाइम पीरियड में। दूसरी जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। कौन था शासक? काला अशोक। कौन था शासक? काला अशोक था। काला अशोक था, ठीक है। जो तीसरी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसके वो कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था। क्लियर। और जो चौथी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। आप सभी को पता है कश्मीर में हुई थी। किसके टाइम पे? कनिष्क के टाइम पीरियड में। कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी। कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया कि कहाँ आयोजित की गई। अगर ये याद था कि तीसरी बौद्ध काउंसिल कहाँ पे हुई थी तो वो कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध काउंसिल हुई थी, तो पहले नंबर पे तो हम तो ये बात करेंगे कि तीसरी हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो वो कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो आंसर क्या रहेगा? पाटलिपुत्र इसका आंसर आएगा। अगर आप बात करते हैं राजगृह की, तो अगर क्वेश्चन आता कि फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी तो वो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। अगर समस्तीपुर की अगर हम बच्चे बात करते हैं तो आप सभी को याद होगा महावीर स्वामी को जो मोक्ष मिला था वो पावा में मिला था। मोक्ष मतलब मृत्यु। कहाँ पे मिला था? पावा में। किसके महल में मिला था? समस्तीपुर के राजप्रसाद में, मतलब समस्तीपुर के महल में मिला था। तो इसका आंसर ये वाला आता। तो मगध आप सभी को पता है जिसे वर्तमान में हम बिहार कहते हैं वो हमारा मगध है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बेसिकली आपको ये याद करना है कि कितनी काउंसिल हुई थी और कहाँ कहाँ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में सबसे प्रयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। आप सभी जानते हैं कि अशोक के अभिलेख हमें जगह जगह से मिले हैं। बेसिकली अगर अलग अलग लैंग्वेज में भी मिले, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा कि सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ है, तो सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ है? प्राकृत लैंग्वेज का यूज हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे डाउटेबल क्या रह जाता है? क्वेश्चन अगर आता है कि मौर्य काल की राजकीय भाषा बताओ, हालांकि अशोक भी तो मौर्य है। अगर क्वेश्चन आता है कि मौर्यों की राजकीय भाषा बताओ, कौन सी राजकीय लैंग्वेज बताओ, गवर्नमेंट लैंग्वेज बताओ, तो वो कौन सी बताओगे? सेंट्रल लैंग्वेज कौन सी बताओगे? पाली। कौन सी बताओगे? पाली। लेकिन अगर पूछा गया कि अशोक के अभिलेखों की भाषा, तो वो कौन सी है? प्राकृत। कौन सी है? प्राकृत है। तो देखिए ये कंफ्यूज मत होना, पाली मौर्यों की राजकीय भाषा है, लेकिन अशोक ने यूज किसको किया है? प्राकृत को किया है। क्लियर? बात समझ में? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, 20 जून को नया बैच स्टार्ट हो चुका है। जो स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हिस्ट्री है जो है हम मैम से कर सकते हैं अच्छे से, हमारी पूरी टीम के द्वारा आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है। अगर आप चाहते हैं तो कूपन कोड AC 512 लगाइए, 800 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अशोक का अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? देखो स्टूडेंट, अशोक के हमें 14 शिलालेख मिले हैं। शिलालेख, स्टोन एडिक्स, ठीक है। ये हमें कितनी जगह से मिले? 8 जगह से। कितनी जगह से मिले? 8 जगह से। इसके अंदर जितने भी हमें मिले हैं, जैसे आपको याद होगा मैंने एक ट्रिक करवाई थी, गधा जो सोए शाम को, 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 जो शाम को सोता है भाई वो गधा होता है, ठीक है। अब देखिए ये ट्रिक है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि अशोक के जो स्टोन एडिक्स हैं, जो अशोक के शिलालेख है वो हमें 8 जगह से मिले हैं। जैसे ग से क्या आएगा? गै से अपना गुजरात जूनागढ़ वाला, ध से धौली, जो से जोगढ़, सो से सुपारा, ए से महाराष्ट्र, शाह से शाहबाजगढ़ी और म से मानसेरा और क से कालसी, ठीक है। बात समझिए। जैसे ग से गिरनार गुजरात जूनागढ़, ठीक है। ध से क्या बन गया? धौली, जो से क्या बन गया? क्या बन गया? जोगढ़, सो से क्या बन गया? सुपारा, ए से एरागुड़ी, शाह से शाहबाजगढ़ी, म से मानसेरा और क से कालसी। ये आपको मैंने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इसकी, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये हमें 8 जगह से मिले हैं। तो पूछा गया है कि कौन सा खरोष्टी लिपि में है। तो देखिए स्टूडेंट, जो कालसी मिला है वो हमें उत्तराखंड देहरादून से मिला है। एक चीज को मैं आपको बता दूं,
अशोक के जितने भी शिलालेख हमें भारत से मिले हैं वो तो हमें मिले ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि, जो भारत की लिपि है। लिपि समझते हो ना, लिखने की लिपि। और जो अशोक के अभिलेख हमें बाहर से मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमें पाकिस्तान से मिला है, वो हमें कौन सी लिपि में मिला? खरोष्टी लिपि में। कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्टी। ये एक विदेशी लिपि है, एक बाहर की लिपि है। ब्राह्मी जो है भारत की लिपि है, खरोष्टी जो है वो बाहर की लिपि है। तो देखिए स्टूडेंट, कालसी जो है वो हमें उत्तराखंड देहरादून से मिला है, तो इसका मतलब ये ब्राह्मी लिपि में है क्योंकि भारत में है। अगर हम बात करते हैं गिरनार की, तो गिरनार भी कहाँ पे है? गुजरात में है, तो इसका मतलब ये भी भारत में है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं मेरठ की, तो मेरठ भी आप सभी को पता है भारत में है, वैसे भी इसका यहाँ पे पिलर एडिक्स मिला है, तो ये भी हम नहीं करते। अगर हम बात करते हैं शाहबाजगढ़ी, तो शाहबाजगढ़ी हमें कहाँ से मिला? पाकिस्तान से। कहाँ से मिला है? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से जो मिले हैं वो कौन सी लिपि में है? वो खरोष्टी लिपि में है। पाकिस्तान से हमें शाहबाजगढ़ी और दूसरा कौन सा? मानसेहरा। दूसरा कौन सा? मानसेहरा। ये दो हमें जो है अभिलेख जो हैं, दो जो 14 शिलालेख जो हमें हैं वो कहाँ से मिले? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। और ये दोनों ही पाकिस्तान में है, और ये दोनों ही कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। अगर यहाँ पे मानसेहरा आता तो भी इसका आंसर मानसेहरा सही रहता, अगर यहाँ पे शाहबाजगढ़ी आया तो इसका आंसर शाहबाजगढ़ी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारत के निम्न में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि प्राचीन भारत की कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी एंड नंद नगरी। ये भी छोड़ दो आप, ठीक है, ये भी छोड़ दो। मुझे आप इन दोनों में से बताओ, ब्राह्मी और खरोष्टी जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। जल्दी जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। कौन सी ऐसी लिपि है जो दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है? हाँ जी, कौन सी लिपि लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट। कौन सी लिपि लिखी जाती है? जो ब्राह्मी लिपि है वो तो कैसे लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जो हम लिखते हैं, जो हम लिखते हैं, जो मैं लिख रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ, मैंने ऐसे लिखा ना, ऐसे ही लिखा तो ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट टू राइट। बात समझ में आ गई? अगर मैं बात करती हूँ खरोष्टी की, तो खरोष्टी कैसे लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है, उल्टा ऐसे लिखी जाती है। बात समझ में आई? जैसे उर्दू लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है उर्दू, ऐसे लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। बात समझ में आई? समझ में आ गया? तो ये चीज़ बेसिकली आप ये याद रखना भाई कि खरोष्टी लिपि जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। क्लियर? बात समझ में आई? तो खरोष्टी कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अगर याद नहीं रहता तो मैं याद करने की आपको एक सुपर ट्रिक बताती हूँ जो मैंने याद की हुई है। आपने ये देखा, ब्राह्मी लिपि है ना, ब्राह्मी लिपि जो कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है ना। अगर आप हिंदी में नहीं याद करते तो आप ऐसे याद कर लो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। चलो छोड़ दो, नहीं अपने हिंदी में याद करना, आप लेफ्ट टू राइट कर लो, ठीक है, क्योंकि बाएं को लेफ्ट ही बोलते ना, खब्बे टू सज्जा, खब्बे टू सज्जा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ऐसे याद कर लो। जब आप लेफ्ट बोलोगे ना, लेफ्ट बोलो, लेफ्ट मेरे साथ बोलो, लेफ्ट, तो वो की आवाज़ आती है बच्चों, बोलो लेफ्ट, वो की आवाज़ आती है, फो में वो की आवाज़ आती है। आती कि नहीं आती? आती कि नहीं आती? करा एक्सपेरिमेंट, लेफ्ट वो की आवाज़ आती है, वह क्या आती है ना, तो व से ब्राह्मी लिपि, ब से ब्राह्मी लिपि। मैंने ऐसे याद किया होगा, क्योंकि खरोष्टी लिपि तो कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं। बात समझ में? लेकिन जो ब्राह्मी लिपि क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। ब्राह्मी लिपि लेफ्ट टू, क्योंकि व का साउंड आता है व, तो लेफ्ट टू राइट या फिर बाएं से दाएं, अगर आपको ऐसे याद होती है। बात समझ में आई? तो ये इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। खरोष्टी जो पे है वो विदेशी लिपि है, और जो ब्राह्मी लिपि है वो कौन सी लिपि है? भारतीय लिपि है, भारत में इसका जन्म हुआ है। क्लियर? अशोक के जितने शिलालेख हमें भारत से मिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो
ब्राह्मी लिपि में हैं, और जो भारत से बाहर मिले हैं, जैसे हमें पाकिस्तान में मिला है तो वो खरोष्टी लिपि में है, अगर हमें अफगानिस्तान से मिला है तो वो कौन सी, अरेमाइक लिपि में है। क्लियर, बात समझ में? तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला सबसे पहला विद्वान था, पता ही आपको कौन था, बताओ जल्दी जल्दी ऑनलाइन। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, किसने पढ़ा था? इसने तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि बताई थी कि अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि यूज हुई है, ब्राह्मी लिपि हुई। तो वो कौन था, जेम्स पिसेप था। कौन था, जेम्स पिसेप ने ही अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। बात समझ? अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने था? देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने था, जेम्स पिसेप ने। अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने था, ट्रिफिन थेलर ने। किसने, ट्रिफिन थेलर ने। ट्रिफिन थेलर ने खोजा था। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा किसने, ट्रिफिन थेलर ने। और अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा किसने था, जेम्स पिसेप ने। किसने, जेम्स पिसेप ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक को उसके शिलालेखों में जिस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? अशोक के उसके शिलालेखों में किस नाम से जाना जाता है? धर्मकीर्ति, धर्मदेव, चक्रवर्ती, हमें कहीं भी अशोक के नाम नहीं मिलते हैं। हमें अशोक का नाम सिर्फ एक ही मिलता है, वो है प्रियदर्शी। क्या, प्रियदर्शी या फिर देवनाप्रिय। अशोक के हमें जितने भी शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, सभी पर हमें अशोक का नाम प्रियदर्शी या देवनाप्रिय मिलता है। अगर मैं ये भी बात करूं ना कि अशोक का जो पर्सनल नाम है अशोक, वो भी हमें कहीं नहीं मिलता, सिर्फ 4 को छोड़कर। मेरी बात समझ में आ रही है कि अशोक का नाम ओरिजिनल क्या है, अशोक है, लेकिन आप ये देखिए अशोक का नाम हमें अशोक कहीं नहीं मिलता, सिर्फ 4 जगह को छोड़कर। अदरवाइज हमें सब जगह प्रियदर्शी, देवनाप्रिय, अशोकवदान, हमें यही नाम मिलते हैं। बात समझ में आई? तो अशोक का अभिलेखों में हमें सिर्फ एक ही नाम मिलता है, प्रियदर्शी या फिर देवनाप्रिय। बात समझ में आई? जो भाब्रू अभिलेख है जो हमें जयपुर विराटनगर से मिला है, उसमें अशोक को क्या कहा गया, प्रियदर्शी कहा गया है। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शिलालेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम, मतलब अभी मैंने आपको यही बात बताई थी कि अशोक का पर्सनल नाम मिलता है हमें, किस शिलालेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम मतलब हमें पर्सनल नाम मिलता है? कालसी, रुमनीदेई, विशेष कलिंग शिलालेख नंबर 1 एंड मास्की। बताओ, याद है ट्रिक, याद है ट्रिक, याद है ट्रिक? नीतू, मास्को से उड़कर गुजरी। नीतू मास्को से उड़कर गुजरी। ये अशोक के 4 अभिलेख हैं जहां से अशोक का हमें पर्सनल नाम मिलता है। ये नाम नहीं है, ये ट्रिक है। इन ट्रिक के अंदर ये नाम छुपे हुए हैं। नीतू से निटदुर, निटदुर, मास्को से मास्की, उड़कर से उदयगोलम और गुजरी से गुजरा। ये ट्रिक है कि नीतू मास्को से उड़कर गुजरी, ये जहां पर हमें अशोक के व्यक्तिगत नाम मिलते हैं, पर्सनल नाम मिलते हैं। कहां से? निटुदर से, मास्की से, उदयगोलम से और गुजरा से। इन 4 से ही हमें सिर्फ अशोक का नाम मिलता है, अदरवाइज अशोक का नाम हमें अशोक कहीं नहीं मिलता है। बात समझ में आई? यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास निटुदर नहीं है, उदयगोलम भी नहीं है, गुजरा भी नहीं है, आपके पास ऑप्शन में मास्की है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मास्की है। बात समझ में आई? रुमनीदेई आपको पता ही है, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली थी जिसका नाम था लुम्बिनी। क्या नाम था? लुम्बिनी। क्या नाम था? लुम्बिनी, जिसे वर्तमान में आप करंट में किस नाम से जानते हो? रुमनीदेई के नाम से जानते हो। अशोक का हमें रुमनीदेई स्तंभलेख भी मिला है। बात समझ में आई? कालसी आप सभी को पता ही है, देहरादून में है। विशेष कलिंग अभिलेख ये अशोक का एक अलग अभिलेख है। बात समझ में आई? तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अशोक का रुमनीदेई स्तंभ किस चिन्ह के लिए लगाया गया था?
बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध का पहला उपदेश हुआ था, बुद्ध का निधन हुआ था। बुद्ध का निधन तो कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में, कुशीनारा में। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में, बिहार में। और बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, जिसे वर्तमान में आप किस नाम से जानते हो? रुम्नी के नाम से जानते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्लियर? बात समझ में आई? आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी भी तरह की दिक्कत? इसी के साथ स्टूडेंट जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि ये तो एक दिन रह गया, चलो अब तो ठीक है, जो भी स्टूडेंट है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर पहले वाले टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चंस कैसे रहे, क्या नया सीखा वो भी ज़रूर बताइएगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी बताइएगा, कितनी स्टडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ज़रूर शेयर करा करो कि मैम हमने आज ये किया, आज वो किया है। तो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो बस, और यही कहना चाहूँगी। और अपना ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मिलते हैं हम कल नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाँ जी, कैसी लगी आप सभी को क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है, आप लोगों को लगता है कि मैम ने हमें हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करवाई है, आप लोगों को लगा कि हिस्ट्री जो हमारे लिए एक टफ सब्जेक्ट हुआ करता था, बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको मैम ने हमें इंटरेस्टिंग बना दिया है, तो जरूर आप लोग हमारे नए बैच जो 20 जून को स्टार्ट होने वाला है, PSTET का बैच, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हिस्ट्री हम या कोई भी सब्जेक्ट है, PSTET का कोई भी सब्जेक्ट है, हमारी पूरी टीम के द्वारा आपको पूरे इंटरेस्टिंग वे में करवाया जाता है। क्लियर? अगर आपको 20 जून का बैच ज्वाइन करना है तो आपको क्या क्या करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले जो एंड्रॉयड यूजर जो फोन वाले हैं उनको अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद जो आईफोन वाले हैं उनके लिए डाउनलोड करना है द इंस्टीट्यूट ऐप। इसके लिए आपको फिल करना है ORG कोड। इसके बाद ये करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसके अंदर आपको कोर्सेज जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके सामने आपको कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे कोर्स आ जाएंगे कि कौन कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन करना है, तो आप PSTET के कोर्स पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको पेमेंट किस तरह से देनी है, तो आपके लिए पेमेंट का सामने ऑप्शन है। लेकिन अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी कूपन कोड यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, कूपन कोड कोई भी यूज करिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आप AC 512 यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है। AC 512 अगर आप यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है, तो आप जो है मेरे अंडर में आ जाएंगे। कोई भी टीचर का आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर? लेकिन अगर आप AC 512 यूज करते हैं तो आप मेरे अंडर में आ जाएंगे, ताकि मैं आपको हर चीज की अपडेट दे पाऊंगी। अगर यहाँ पे कूपन कोड आप फिल करते हैं, उसके बाद में इस सब करने के बाद में आपके साथ में आएगा आई एम इंटरेस्टिंग, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे ये जो आएगा, आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास पेमेंट के लिए आपके पास रिगार्डिंग आएगा कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI कार्ड, नेटवर्किंग, वॉलेट एंड EMI। उसके बाद जिस तरह से आप करना चाहते हैं, जिस तरह से सुटेबल है, आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 77101040 पे डायल कीजिए। आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की अपडेट मिल जाएगी। क्लियर? थैंक यू सो मच।